विशेष मंत्रा जो ऑनलाइन संस्था है, इनके द्वारा जो आपका टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लेहमैन असंबद्धता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किन दो परतों के मध्य पाई जाती है? तो ये जो है आपका ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य में मिलता है। यदि आप पृथ्वी कि जो संरचना है यदि इसको देखें लेयर्स में बांटेंगे तो सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होता है और सबसे नीचे आपका कोर होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका जो लेहमैन असंबद्धता है ये ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य का है। यदि आप क्रस्ट की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में कोनरॉड असंबद्धता होती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। जबकि आपका ऊपरी मेंटल और कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोहो असंबद्धता, और आपका ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के मध्य में रैपिटी असंबद्धता, और मेंटल और कोर के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता, और ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य लेहमैन, जो कि हमने प्रश्न में ही पूछा गया था, ये असंबद्धताएं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो माउंट पोपा जो कि आपके म्यांमार में मिलती है या म्यांमार में स्थित है, यह एक शांत ज्वालामुखी है, न कि आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है कि ये कुछ समय तो शांत रहते हैं, फिर कभी भी ये इनका उद्गार, इसमें विस्फोट हो सकता है। तो विसुबियस आपका इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटोवा टाओ ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जबकि भारत में एकमात्र जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है कौन सा है? अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? क्रस्ट की बात किया जा रहा है तो इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलता है, तब तो पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन 46.8%, वहीं सिलिकॉन दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे एल्युमिनियम आता है, चौथे पे आपका लोहा आता है, पांचवें पे कैल्शियम और छठे पे मैग्नीशियम आता है। यदि समस्त पृथ्वी में मिलने वाले प्रमुख तत्वों की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका लोहा मिलेगा। ठीक है, 35.5%, दूसरे पे ऑक्सीजन आ जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन में कौन सी तरंग अभिलेखित रिकॉर्ड नहीं होती है? तो यहाँ ऑप्शन देखें तो इसमें आपके पी और एस दोनों तरंगें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, तो जहां पर पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती हैं, ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र या भूकंप जो है अधिकेंद्र से एपिसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है ये भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है या स्थित होता है। इन क्षेत्रों में जो भूकंप छाया क्षेत्र में पी तथा एस दोनों ही तरंगें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। एपिसेंटर से 105 डिग्री तक पी और एस दोनों तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगें ही रिकॉर्ड की जाती हैं, एस तरंगें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। सौर कलंक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमें असत्य कथन क्यों दिखना है? सौर कलंक लगभग 11.1 वर्ष के समयांतराल में प्रकट होते हैं, सही है। सौर कलंक का तापमान अपने समीप के स्थानों से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये भी सही है। सौर कलंकों के कारण पृथ्वी पर जलवायु की दिशाएं भी प्रभावित होती हैं, ये सभी चीजें सही है, इसमें कोई असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन नहीं है? तो इसमें आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये आपका फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत नहीं है, बल्कि यह ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन नहीं बल्कि ब्लॉक माउंटेन है, जिसका निर्माण धरातल में तनाव के कारण सतह के नीचे धंस जाने अथवा ऊपर उठ जाने की शक्तियों के द्वारा होता है। और वलित पर्वत क्या होता है? फोल्ड माउंटेन, इसमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में मोड़ अथवा वलन पड़ जाता है। ठीक है, और यह जो वलित पर्वत होते हैं विश्व में सर्वाधिक विकसित तथा सबसे ऊंचे पर्वत यही वलित पर्वत ही होते हैं। हिमालय आपका वलित पर्वत ही है। तो अपलेशियन, एटलस और आल्पस ये वलित पर्वत के उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान नदी तंत्र द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है? तो पटल विरूपणी मैदान जो है ये नदी तंत्र के द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है, जबकि बाढ़ का मैदान, डेल्टा मैदान, गिरिपथ जलोढ़ मैदान ये सभी जो है नदी तंत्र द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जो पटल विरूपणी मैदान है इसका निर्माण भूखंडों के उत्थान अथवा अवतलन के द्वारा होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स, भारत का कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है,
इसके अतिरिक्त जो गिरिपथ जलोढ़ मैदान है आपका डी ऑप्शन वाला का, इसका निर्माण अनेक जलोढ़ पंखों के मिलकर विस्तृत रूप में निर्मित होने से होता है, जैसे भाबर का मैदान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सी ऑप्शन है, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, ये सही है। जबकि पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आंतरिक कोर तरल अवस्था में विद्यमान होता नहीं, आंतरिक कोर जो होता है, आंतरिक कोर जो है ये ठोस अवस्था में, जबकि बाह्य कोर जो होता है वो तरल अवस्था में होता है। तो पहला इसलिए गलत होगा। दूसरा, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, गलत है। महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई जो होती है ये 30 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है। वहीं डी देखें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होती नहीं, दोनों में वृद्धि होती है, तापमान और घनत्व दोनों में वृद्धि होती है। अगला है रचनात्मक प्लेट किनारे, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसमें आप डी वाला ऑप्शन देखिए, एक सेकंड, ये मध्य अटलांटिक जो कटक है ये इसके उदाहरण है। एक सेकंड, रचनात्मक प्लेट किनारे के, जो रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं इसमें प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में प्रसारित होती हैं, जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल इंडोजेनिक फोर्स का उदाहरण नहीं है? तो अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, ये बहिर्जात बल अर्थात आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स के उदाहरण होते हैं। जबकि पर्वत निर्माणकारी बल, निमज्जन, भ्रसन जो है ये आपके अंतर्जात बल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृतिक नहीं है? तो ज्यूजेन जो है ये आपकी ज्वालामुखी स्थलाकृतिक नहीं है। ज्यूजेन जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है? तो जो नीस होता है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, ठीक है। और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं ये, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है और साथ ही सर्वाधिक कठोर और इसमें दृढ़ता पाई जाती है। नीस जो है कायांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ये अग्नेय चट्टान है, जबकि चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी संकल्पना कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जो है ये अद्वैतवादी संकल्पना है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि एक ही वस्तु या तारे को जिम्मेदार माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति का। जबकि जो दूसरा होता है द्वैतवादी संकल्पना, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसके तहत आपका जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, चैम्बरलिन की ग्रहणाणु परिकल्पना है, ओटो सिम्ड की अंतर तारक धूल परिकल्पना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपसौर 3 जनवरी को, जब 3 जनवरी उपसौर जो होता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे निकट स्थित होती है। अपसौर सबसे दूरस्थ बिंदु पे दोनों होते हैं। 4 जुलाई, ओजोन समताप मंडल में जलवाष्प विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ता हुआ प्रतिशत नहीं, जलवाष्प का जो प्रतिशत है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटता है। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, जलवाष्प वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है, सही है। पृथ्वी के परिभ्रमण रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य? उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड, किन 2 ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह नहीं मिलते हैं? बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह नहीं मिलते हैं, साथ ही बुध ग्रह का अपना वायुमंडल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्लेशियर की उत्पत्ति का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से बिल्कुल है। ग्लेशियर से लगातार गर्म जल तथा वाष्प निकलती है, तो लगातार नहीं निकलती है, रुक रुक कर निकलती है, इसलिए इसमें आपका केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो ये आपके प्रशांत महासागरीय पेटी में जो है सर्वाधिक भूकंप आते हैं। पूरे धरती पर आने वाले सभी भूकंपों का 63% भूकंप जो है यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर भूकंप के लिए जो दशाएं सुलभ हैं कौन कौन सी? जैसे कि सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र है, विनाशी प्लेट सीमाओं की उपस्थिति, ये सभी कारक ऐसे हैं
जिसकी वजह से यहाँ भूकंप के लिए दशाएं उत्पन्न होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार इंटर माउंटेन प्लेटू का उदाहरण है? तो इसमें जो आपका पीरू का पठार है, पीरू का पठार, इसके बाद कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, ये सभी जो है अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह सिद्धांत देने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? कॉपरनिकस थे। इन्होंने बताया कि विश्व के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी, तथा पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। केपलर ने बताया कि ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण होता है और उच्च वायुदाब का केंद्र हिंद महासागर पर स्थित होता है। सही है, एक सेकेंड। दूसरा, शरद ऋतु के विषुव के पश्चात सूर्य की स्थिति के कर्क रेखा के उत्तरी खिसकने के कारण ITCZ का विस्थापन उत्तर की ओर होता है, यह भी सही है। तीसरा, जुलाई में यह भारतीय उपमहाद्वीप में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। इसे मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। चौथा, यह मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, वायुदाब पेटी पृथ्वी पर उपस्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां विभिन्न स्थानों पर प्राप्त ऊर्जा के ऋतुवत और स्थानिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न उच्च दाब प्रकोष्ठों या निम्न दाब प्रकोष्ठों की प्रबलता पाई जाती है। सही है। ये सूर्य की आभासी गति के साथ साथ दोलन करते हैं, ये भी सही है। उत्तरी गोलार्ध में ये शीत ऋतु में दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पे आपके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पछुआ पौने वेस्टर्लाइज उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसके फलस्वरूप वह विषुवत रेखा पर अभिसरित होती हैं। इसे अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। तो ये पछुआ पवन के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये पूर्वा या व्यापारिक पवनों के संदर्भ में है। तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, ध्रुवों की ओर जाने वाले पवने कोरोलिसिस बल द्वारा विक्षेपित होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं, जिन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा, ध्रुवीय अक्षांशों पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से ठंडी सघन वायु ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है और ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में अवतलित होती है। तो तीसरा वाला कथन आपका सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों के पृष्ठीय जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है और यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः घटता जाता है, ये भी सही है, ये आपका सही है। अगला देखिए, अक्षांशों में वृद्धि के साथ तापमान में ह्रास की दर सामान्यतः 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश होती है, ये भी सही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च तापमान दर्ज किया जाता है, ये भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं? ठीक है, तो यहां पे प्रभावित नहीं करते की जगह पे यहां पे होना चाहिए कौन से प्रभावित करते हैं, उसी हिसाब से आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए, अक्षांश करता है, स्थल और जल का असमान वितरण करता है, महासागरीय धाराएं करती हैं, पवनें करती हैं, परंतु आपकी मृदा की प्रकृति नहीं करेगी। ठीक है, तो 1 2 3 5 ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। तो देखिए, इसमें पहला है विस्तृत समुद्री सतह आर्द्र वायु की आपूर्ति करती है, जो मेघों के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण हेतु 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का होना आवश्यक है। उच्च तापमान चक्रवात के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता है, सही है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए कोरोलिसिस बल की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इस वजह से वायु एक केंद्र के चारों ओर प्रवाहित होती है। नहीं, कोरोलिसिस बल
की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसलिए ये वाला कथन गलत हो गया। चौथा, केंद्र की ओर आर्द्रता युक्त वायु के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए पहले से विद्यमान एक कमजोर या निम्न दाब क्षेत्र अथवा निम्न स्तरीय चक्रवात परिसंचरण आवश्यक है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सघनन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता वायु के तापमान में गिरावट है। तापमान में गिरावट की आवश्यकता वायु के आरोहण से पूरी होती है, लेकिन वायु के इस आरोहण से तापमान कैसे गिरता है? इसका उत्तर हो सकता है कि पहला, वायु के नमूने के बाहर ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, ये वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, वायु के नमूने में गैसों के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे वे अधिक तेजी से गति नहीं करते हैं, सही है। तीसरा, अधिक ऊंचाई पर वायु के दबाव में कमी के कारण आरोहित वायु खंड में विस्तार होता है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के ह्रास से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रवाल तापमान के अत्यंत संकीर्ण परास में जीवित रहते हैं, अतः तापमान में मामूली परिवर्तन भी बड़े पैमाने पर ह्रास का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अतिमत्स्यन कृषि भूमि से होने वाला अपवाह और रासायनिक प्रदूषण, नौकायन क्रियाएं आदि प्रवाल भित्तियों के ह्रास के लिए जिम्मेदार है, सही है। यह संभावना भी व्यक्त की गई कि 2030 तक 90% प्रवाल भित्तियां तथा 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियां संकटग्रस्त हो सकती हैं। यहाँ पर सभी कथन जो है आपकी पूरी तरीके से सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है तथा दूसरा कारण है। कथन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादक मत्स्य क्षेत्र उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, बिल्कुल सही है। कारण, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जापान का तट, जहां ऊपरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में ओयाशियो जो कि ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो गर्म जलधारा मिलती हैं। दो विपरीत प्रकृति की धाराओं के मिलने से धुंध वाले क्षेत्र का निर्माण होता है जो मत्स्यन के लिए बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सामान्य तौर पर निम्नलिखित में किस प्रकार की वायुराश नहीं पाई जाती है? तो ध्रुवीय आर्कटिक वायुराश नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए। कथन कारण वाला कथन है, ओजोन छिद्र निर्माण के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण की अत्यधिक मात्रा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है, बिल्कुल सही है। कारण, मानव निर्मित रसायनों जैसे CFC और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों ODS तथा जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमाइन का अत्यधिक उपयोग विभिन्न व्यवसायों में किया जाता है, तो ये कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों आपके सही हैं और आपकी व्याख्या भी हो रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महासागरीय तापन के प्रभाव को दूर करने के निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन प्रणाली का विकास करना सही है। तटीय समुदायों का विनाश और क्षमता निर्माण करना सही है। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और अनुकूलन उपायों को अपनाया, जैसे कि अति मत्स्यन को सीमित करने हेतु सावधानी पूर्वक मत्स्यन सीमा निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। रॉक पूल जैसी कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण करना जो जीवों के लिए कृत्रिम सेरोगेट आवास के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी कथन सही हैं, आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संरद्रता पोरोसिटी इतनी अधिक कि नदियां विलीन हो जाती हैं, निम्नलिखित में किस मैदान की विशेषता है? तो ये जो है आपका भावर की विशेषता है, ठीक है, भावर की। तो देखिए, यह जो भावर वाला क्षेत्र, यह सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक के पाद के साथ विस्तृत है। इसमें सनद्र कंकड़, कंकड़ पत्थर, चट्टानें शामिल हैं। चट्टानों में छिद्रों के कारण नदियां विलीन हो जाती हैं और भूमिगत रूप में प्रवाहित होती हैं। यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता वर्षा की भरपाई की क्षमता से नीचे गिर जाती है। तो ये आपका कथन सही नहीं है मौसम संबंधी सूखा के संबंध में, ठीक है। दूसरा, कृषि संबंधी सूखा उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जब मिट्टी में नमी अपर्याप्त होती है और इसके परिणामस्वरूप फसल की वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है। दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। देखिए, मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जब समय और स्थान के सापेक्ष जल के असमान वितरण के साथ साथ लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा होती है। मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र पर मौसम संबंधी सूखे को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली मौसमी वर्षा उसके दीर्घकालिक औसत के
75% से कम हो। यदि वर्षा की कमी सामान्य से 26 से 50% तक कम होती है तो मध्यम सूखा, 50% से अधिक हो तो गंभीर सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारत में मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं? तो महानदी में पाया जाता है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी नदियों में के तट में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसून मिशन NMM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सही है। इसका उद्देश्य अलग अलग समय के पैमाने पर मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है। बिल्कुल सही है। इस मिशन का निष्पादन और समन्वय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा किया जाना है। यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत की जलवायु निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर भारत उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ चरम जलवायु का अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर में उदात हिमालय अपने विस्तार से उप महाद्वीप को ठंडी उत्तरी हवाओं से बचाता है। सही है। अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO के कारण भारत में अच्छी मानसून वर्षा होती है। नहीं, मानसून वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। तो तीसरा वाला सही नहीं, पहला दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन से भारत की स्थानीय जलवायु में अंतर के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए, वायु दाब व पवनों का पृथ्वी की सतह पर वितरण। सही है। वैश्विक मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण। सही है। विभिन्न वायु राशियों और जेट धाराओं का प्रवाह। ये भी सही है। गर्मी के दौरान पश्चिमी चक्रवातों का आना। तो पश्चिमी चक्रवात का आना गर्मियों के दौरान नहीं होता बल्कि सर्दियों के दौरान होता है। चौथा वाला आपका सही नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। पांचवा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान उष्णकटिबंधीय अवदाब। ये सही है। तो पहला दूसरा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कौन सा गलत था? यहाँ पे चौथा गलत है ना। तो पहला दूसरा तीसरा सही है और पांचवा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में कौन से स्थान पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं? कोंकण तट, ठीक है, शिवालिक के दक्षिणी ढलान और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के पवन अभिमुख ढाल। ये तीनों के तीनों, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा एवं ऊर्जा में विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो इसमें सूर्य किरणों का नतिकोण, पृथ्वी की भू आव आकृति है, वायुमंडल की पारदर्शिता, ढाल की स्थिति और तुंगता, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका डी वाला, ब्रिटेन में अपाचे जनजाति नहीं पाई जाती। अपाचे जनजातियां संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती हैं और ये उत्तरी अमेरिका की मूल जनजाति हैं। यह जनजाति मैक्सिको, टेक्सास में मुख्यतः निवास करती हैं। ये लोग आथाबास्काई भाषाएं बोलते हैं। जबकि फिलीपींस में एंटाज जनजाति, फ्रांस में ब्रिटेन, साइबेरिया में आपका यूकागीर जनजाति पाई जाती है। कौन सा सुमेलित है? देखिए, हुमा स्थानांतरित कृषि जो है ये जावा और इंडोनेशिया में पाई जाती है। जबकि रोका ब्रिटेन में नहीं बल्कि ब्राजील में, और आपका रे जो है ये मैक्सिको में नहीं, रे जो है आपका, एक सेकेंड, रे मैक्सिको में नहीं बल्कि वियतनाम एवं लाओस में। तमराई जो है ये बेंजुला में नहीं बल्कि थाईलैंड में। इसमें कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, रोम नदी जो है, रोम जो शहर जो है ये टाइबर नदी के तट पर है। सही है। जबकि ओटावा जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। बुडापेस्ट डेनुब नदी के तट पर, और पर्थ जो है ये श्वान नदी के तट पर है। अगला है सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सी वाला है हाइग्रोफाइट क्या होते हैं? यह अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं, ना कि जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। जबकि अन्य जो है सुमेलित हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय टेका वनस्पति, लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति, और डी है ट्रोपोफाइट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन नदी को कोल नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें इस नदी से होकर कोयले का जो है क्या कहते हैं परिवहन किया जाता है। दूसरा, सीन राइन एल्ब को विश्व का सर्वोत्तम परिवहन जाल वाला जलमार्ग माना जाता है। सही है। तीसरा, स्वेज नहर मार्ग के दक्षिणी भाग में मैजाला झील स्थित है। ये भी सही है। तो आपके यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इसका
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन 2, आपका पेरू और ब्राजील में बोरो जनजाति 4 से, मध्य एशिया में खिरगिज जनजाति 1 से मिलाइए, मलेशिया में जो है शेमांग जनजाति पाई जाती है 3 से मिलाइए। तो 2413 होगा ना, 3 है ये, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, मेरीकल्चर जो है समुद्री जीवों का उत्पादन 2 से मिलाइए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन 1 से मिलाइए, पीसीकल्चर व्यापारिक मछलियों का पालन 4 से, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन 3। तो 2143 तो इसमें देखिए कोई भी सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप 21 इसको 4 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चारनोजम या काली मिट्टी संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ह्यूमस एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, सही है, अधिक पाई जाती है। यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। इसका विस्तार प्रेरी, पंपास बेल्ट एवं स्टेपी क्षेत्रों में होती है। इसमें से कौन सा सत्य नहीं, तो इसमें सभी के सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, लॉरेन जो है आपका, लॉरेन सार प्रदेश ये फ्रांस में, किनकी प्रदेश जापान में, केंटन प्रदेश चीन में, न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, व्लादिवोस्टोक जो है यहाँ पे ये रूस में है, ये जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लौह इस्पात के लिए। जबकि अन्य बाकू अजरबैजान में है, तेल शोधन, मिलान इटली, रेशमी वस्त्र, डेट्रॉयट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑटोमोबाइल्स। अगला है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, सही है। यह पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका को मिलाने वाला समुद्री जलमार्ग है, ये भी सही है। परंतु तीसरा वाला जो कथन है, इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख पत्तन अदन, मोंटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स एवं सैन फ्रांसिस्को, ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस जलमार्ग पर स्थित जो महत्वपूर्ण पत्तन है वो लंदन है, लिवरपूल है, हैम्बर्ग है, ग्लासगो है, रॉटरडम है, न्यूयॉर्क है, बोस्टन है, फिलाडेल्फिया है और मॉन्ट्रियल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये है, यहाँ पे दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, रबड़ फसल और उत्पत्ति स्थान, रबड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, दक्षिण अमेरिका के अमेजान बेसिन में, तो 1 हो गया। कहवा इथोपिया में, मक्का आपका मैक्सिको में है, 4। गेहूं कहाँ है, फिलीपींस में, फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन में, तो ये आपका 3 हो गया। तो 1 2 4 3 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, खनिज और भंडार में शीर्ष। मैग्नीज के भंडार में शीर्ष पे कौन है, चीन नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका है। चीन जो है आपका इसके उत्पादन में शीर्ष पर है मैग्नीज के, जबकि स्वर्ण के भंडार में ऑस्ट्रेलिया है, चांदी के भंडार में पेरू, तांबा के भंडार में चिली है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ियां कठोर होती हैं, जिसका व्यवसायिक के कारण उनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता। यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, धातु और अयस्क। तो इसमें देखिए, जो डी वाला ऑप्शन है, चांदी पिग्माइट जो अयस्क होता है, ये किसका होता है, अभ्रक का होता है, ना कि चांदी का। चांदी के अभ्रक में अर्जेंटा, पाइजाराइट ये आते हैं, जबकि जस्ता का अयस्क कैलेमिन है, सीसा का गैलेना है और तांबा का जेल्कोपायराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती, सही है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से, 8 राज्यों से नहीं बल्कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। अब 5 राज्य कौन से हैं याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से, चेन्नई तट से मापा जाता है।
अगला है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्न में से उचित क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। कुल 9 राज्य जो है तटीय रेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती नहीं, भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, डूडन रेखा भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेटिकल रेखा इसका सीमा निर्धारण करती है। तीसरा, पड़ोसी देशों में भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? छोटा अंडमान और कार निकोबार को, जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट और लक्षद्वीप मालाबार तट को जो है लक्षद्वीप सागर अलग करता है। अगला है आरावली पर्वत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, सही है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? आपका भोर घाट जो है ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से, जबकि थाल घाट जो है नासिक से मुंबई को जोड़ता है। आपका पाल घाट जो है ये चेन्नई को कोच्चि से, और सेनकोट्टा जो है ये त्रिवेंद्रपुरम को मदुरै से जोड़ता है। देखिए इसका यदि क्रम लगाना होगा तो सबसे उत्तर में आपका भोर होगा, भोर, थाल, पाल और फिर सेनकोट्टा आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मालवा का पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह आरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच से सही है। यह लावा निर्मित पठार है, ये भी सही है। यह लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल मिट्टी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। डी, यहाँ भारत को सर्वाधिक गली अपरदन मिलता है, ये सही है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांगर प्रदेशों में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता नहीं, बांगर प्रदेशों में नहीं पहुंचता, ठीक है, खादर प्रदेशों में पहुंचता है, और खादर प्रदेश भूमिगत जल के उत्तम संग्राहक है, सही है। दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। पाताल तोड़ कुएं अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में होते हैं, जहां भावर क्षेत्र में नदियां लुप्त होती हैं, और जहां भावर क्षेत्र में लुप्त होती हैं और तराई क्षेत्र में ये पुनः प्रकट होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है? तो जो आपकी सतलज है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। देखिए पूर्ववर्ती नदी होती कैसी हैं, कौन सी हैं? ऐसी नदियां जो अपने मार्ग में किसी पर्वत के उत्थान के दौरान इसे काट कर गहरे खड्ड बनाते हुए बहती है, इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे आपका गंगा हो गई, आपकी यमुना हो, हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वो आपकी पूर्ववर्ती नदियों के तहत ही आती हैं। किशन गंगा निम्न से किसी सहायक है? तो किशन गंगा जो है ये आपकी झेलम की सहायक है, और झेलम जो है आपकी चिनाब की सहायक है। पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इनका संगम जो है कर्णप्रयाग कहलाता है। पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है, जबकि देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है, और आपका रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा का, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का। निम्न में से यमुना की कौन सी सहायक नदी इसके दाहिने तट से मिलती है? तो केन जो है इसके दाहिने तट से मिलती है, जबकि हिंडन, टोंस और रिहंद जो है बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो महानंदा ये गंगा की सहायक नदी, जबकि लोहित, धनश्री, मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो एल नीनो, पश्चिमी जलधाराएं, तिब्बत के पठार, ये सभी के सभी प्रभावित करती हैं, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है? तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र हो गए, मेघालय की पहाड़ियां हो गई, कोरोमंडल तट नहीं है, तो 134 एक सेकेंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो आपकी ये पहले पे जलोढ़ मृदा है, दूसरे पे लाल मृदा है, और ये कुल जो है 18.6% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए कौन से पाए जाते हैं, इसमें आपका सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात इसमें अधिक होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, चट्टान के प्रकार और उदाहरण। देखिए इसमें कौन सा सही
कौन सुमेलित है? देखिए आग्नेय में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट। देखिए ग्रेनाइट बेसाल्ट तो अग्नि चट्टान है, परंतु डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट ये आपका औषधि चट्टान है, तो पहला वाला गलत हो गया। जबकि औषधि चट्टानों में बलुआ पत्थर, सेल और आपके चर्ड ये आते हैं। कायंत्रित में आपका स्लेट, सिस्ट और नीश आते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो ये जो है क्वार्जाइट बलुआ पत्थर का, किसका है? बलुआ पत्थर का, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? सागौन की पत्तियों का। जबकि शहतूत, अरंडी, बांज या ओक आदि पौधों की पत्तियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो ऑप्शन देखिए पहले, यह जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है। ठीक है, एक सेकेंड। और ये आपके बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, विशेषता उत्तराखंड हिमालय में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जातियां 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर के बीच पाई जाती हैं? तो ये देवदार हैं। देवदार है। स्प्रूस जो है 2225 से 30,078 मीटर की ऊंचाई पर। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कुल 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 4 जोन में, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। अगला है भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, लू उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म, शुष्क और उत्पीड़क हवाएं, सही है। नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में दोपहर के समय उठने वाला भयंकर तूफान है। तो ये दोपहर के समय नहीं, ये पश्चिम बंगाल और असम में आता है, और ये शाम के समय, दोपहर के समय नहीं बल्कि शाम के समय। तो दूसरा वाला कथन गलत हो गया, पहला सही है। अगला देखें, इसमें ब्लॉसम शावर असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी है, नहीं। तो ये ब्लॉसम शावर जो है ये आपका, या चेरी ब्लॉसम शावर केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफी या कहवा के फूलों के खिलने में मदद करते हैं। तो इसमें आपका केवल पहला वाला कथन ही सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी यमुना नहर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? देखिए, इडुक्की आपका केरल में है, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि ये उसमें शक्ति संयंत्र नहीं है, बल्कि ये जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये आपका केरल में पंपा नदी पर है। पंपा नदी द्वारा यहाँ पे जलापूर्ति की जाती है इस जलाशय में, तो ये आपका सही है। तीसरा, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, ये भी सही है। घाट प्रवाह कहाँ पे है? कर्नाटक में, और घाट प्रवाह नदी पर। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये उत्तराखंड की, ये भी सुमेलित है। तो पहला, तीसरा, चौथा ये सही है। पहला, एक सेकेंड, इसमें आपका पहला नहीं सही, दूसरा तीसरा चौथा सही है। पहला वाला गलत था क्योंकि वो यहाँ पे देखिए ये उसमें शक्ति संयंत्र लिखा है, जबकि ये जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? कौन सा गलत सुमेलित है? तो देखिए बी ऑप्शन देखिए, नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि ये नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, कावेरी पे नहीं कृष्णा नदी पर है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और झारखंड, इंदिरा गांधी नहर पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक, हीराकुंड उड़ीसा की महानदी पर है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में कौन सी बांध निर्मित किया गया है? इस पे श्री सैलम बांध निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त अलमट्टी बांध है, नागार्जुन सागर परियोजना है, कृष्णा नदी पर है। जबकि उकाई बांध जो है ये गुजरात में ताप्ती नदी पर निर्मित है, इसे बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। मेंटूर बांध ये आपके तमिलनाडु के सेलम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है। और कृष्णराज सागर बांध ये भी कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के कारण के गुण को प्रदर्शित करती है? तो यह है आपकी काली मृदा। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास की उष्मा का संबंध जो है मानसून के निवर्तन से है। किससे है? मानसून के निवर्तन से।
एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो पहला और तीसरा सही है। आगे देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती नहीं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ये सही है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। और ये सर्दी के ऋतुओं में आता है। चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल वैशाखी निम्नलिखित में किसका स्थानीय नाम है? तो ये नार्वेस्टर का, जो कि असम और पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, सही है। जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना 1975 में की गई, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तापीय विद्युत का उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस से किया जाता है, सही है। रिहंद, चिल्ला, माता टीला आदि उत्तर प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजना नहीं, तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि जल विद्युत परियोजना है। तो कौन सा असत्य है? दूसरा वाला असत्य है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? परियोजनाएं और जिला, परियोजनाएं और जिला। तो देखिए सिंगरौली सोनभद्र, दादरी गाजियाबाद नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध नगर में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर। अगला है निम्न से कौन सा कथन असत्य है? भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, बिल्कुल सही है। भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, ये भी सही है। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थित है, ये भी सही है। परंतु डी वाला भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कनाडा के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ये महाराष्ट्र के तारापुर में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। जबकि जो राजस्थान का रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र है, इसकी स्थापना कनाडा की सहायता से किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका असत्य है। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन करने वाले राज्यों का सही क्रम बढ़ते से घटते में। तो इसमें आपका कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक क्रांति 1948 में लाई गई, सही है। देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए सूती वस्त्र का उत्पादन 1818 में होता है, कागज का 1932 में, जूट का 1855 में, जबकि सीमेंट का ये है 1840 नहीं बल्कि 1904 है। और इसकी पहली फैक्ट्री 1904 में चेन्नई में स्थापित की गई थी। जबकि सूती वस्त्र वाला जो है, इसकी प्रथम फैक्ट्री 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में, जबकि कागज उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया। रानीपेट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? श्रमिक संगठन और उसकी स्थापना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, भारतीय मजदूर संघ 1955, केंद्रीय भारतीय श्रमिक संघ 1975 का नहीं है बल्कि ये 1970 का है, और ये CPIM के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है, बिल्कुल सही है। और भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। यहाँ पर 5 जो किस्म है, महलवारी, ट्रॉफिक लटसर, ओक्टसर है, इरी और मूंगा। दूसरा, मूंगा रेशम की जरूरत भारत आयात करके पूरी करता है, गलत है, क्योंकि मूंगा के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, मूंगा रेशम के उत्पादन में। तो कौन सा गलत है? इसमें दूसरा वाला कथन आपका गलत है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की, बिल्कुल सही। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, ये भी सही है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू की गई, सही है। यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना, सही है। इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय। देखिए, मध्य रेलवे जोन मुंबई है, दक्षिण रेलवे चेन्नई है, उत्तर रेलवे कानपुर नहीं बल्कि दिल्ली है। उत्तर रेलवे कानपुर नहीं बल्कि दिल्ली है, तो सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। आगे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट जो है सही नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। कांडला एक आयात बंदरगाह है जो पेट्रोलियम उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता। सही है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी सही है। वो गुजरात में है ये। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह, भी सही है। कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सही नहीं है, जबकि मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, सही है। केंद्रीय जल परिवहन निगम जो है ये आपका मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता में है, केंद्रीय जल परिवहन निगम, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है, अंतर्देशीय जलमार्ग निगम नोएडा में है। निम्न पर विचार कीजिए। नगदी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि उससे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त की जा सके, सही है। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना आदि नगदी फसलें हैं। कपास एक रबी की फसल है, तो दूसरा वाला कथन तो आपका सही है। ठीक है। और तीसरा, कपास एक रबी की फसल है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है, सही है। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है, ये भी सही है। खरीफ की फसल को वर्षा काल की फसलें कहते हैं, ये भी सही है। अलसी, सरसों, चना आदि खरीफ की फसलें, ये गलत है, क्योंकि अलसी, सरसों, चना, मटर, गेहूं, जौ ये सभी रबी फसलें हैं। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता, सही है। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक मात्रा में बीजों का उपयोग किया जाता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण जो था अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना था। सी, भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रध्यायक डॉक्टर विलियम गार्ड थे, सही है। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में नहीं था, ये भी सही है। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पीली क्रांति खाद्य तेल, गोल क्रांति आलू उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, सुनहरी क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित नहीं बल्कि बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि से, विशेषकर सेब उत्पादन से, तो डी वाला सही नहीं है। कमन, बिंगा, धाबी किस राज्य की स्थानांतरित खेती है? उड़ीसा की। ओजोन परत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। भारत में त्रिवेंद्रम में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं दिल्ली में सबसे कम है, नहीं। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है, तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। अगला, ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना एवं शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। सी, ओजोन नापने की इकाई डाप्सन है। और डी, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन शीत निद्रा या शीत निष्क्रियता की स्थिति में जाने वाली प्राणी है? तो इसमें से गौरैया हटा दीजिए, गौरैया को हटा दीजिए, बाकी भालू, क्रिंदक, चमगादड़, मूषक ये सभी हैं, तो 3 और जिसमें नहीं हो 1 2 4 5 सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है? तो यह है आपका सहभोजिता। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए थे? तो ये थी चंदा समिति। कौन सी थी? चंदा समिति 1960 में ये गठित की गई थी और इसने अनुसूचित जनजाति के लिए 5 मानक निर्धारित किए थे जिनके आधार पर किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के तहत लिया जाता है। पहला है भौगोलिक एकाकीपन, दूसरा विशिष्ट संस्कृति, तीसरा आदिम जाति के लक्षण, चौथा पिछड़ापन, पांचवा संकुचित स्वभाव शामिल है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्रमुख जनजातियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए, कौन सा इसमें गलत है? देखिए इसमें डी ऑप्शन देखिए, असुर जनजाति तमिलनाडु की नहीं बल्कि झारखंड की है, जबकि अन्य जो है मारिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, शासी राजस्थान का भरतपुर, राजी उत्तराखंड, ये सही है। अगला है भारतीय जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से लाए गए प्रमुख अधिनियम के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें डी वाला देखिए, मत्स्य अधिनियम 1997 का नहीं है बल्कि ये 1897 का है। ठीक है, 1897, जबकि अन्य सही हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का है, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 का है। आगे चलते हैं।
117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गलत युग्म बताइए। जो गलत है उसे हमें ढूंढना है। तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कोट्टायम में नहीं है बल्कि कासरगोड में है। कहाँ पे? कासरगोड में। अन्य जो है ये वाला आपका सुमिलित नहीं है। अग्नि, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। अगला है गलत युग्म को बताइए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये करनाल में है, सही है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र केमंग में है। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ये कोलकाता में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। तो डी वाला सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में परितंत्र इकोसिस्टम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? सूर्यताप है, सही है। वर्षा की मात्रा, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 का नहीं है बल्कि ये 1986 का है, 1986 का। तो बी वाला सुमिलित नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? इसमें आपका सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इसके अतिरिक्त इरिट्रिया भी शामिल है। और ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। इसका आकार सिंह के जैसा, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। शू नहर अवस्थित है किसके मध्य में? तो शू नहर जो है सुप्रिया झील और हुरोन झील के मध्य में स्थित है। आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, जास पठार किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जास पठार आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और ये टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली एवं कुलगार्डी शहर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। लौ आयस के लिए कौन सा है यहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। होन्शु जो है सबसे बड़ा है। फिर होन्शु के बाद होकाइडो है, फिर क्यूशु है, शिकाकू है। यदि आप उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आपका होकाइडो आता है, फिर होन्शु आएगा, फिर शिकाकू, फिर क्यूशु आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमिलित कौन सा नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं? देखिए, पिरनीज पर्वत स्पेन एवं फ्रांस की सीमा, जूरा पर्वत इराक एवं स्विट्जरलैंड की सीमा। तो आप ऑप्शन पढ़ के ही समझ सकते हो। इराक कहाँ है? आपका एशिया में है, और स्विट्जरलैंड आपका यूरोप में है। ठीक है, तो ये सुमिलित नहीं है। वाजिस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा, आल्पस पर्वत फ्रांस एवं इटली की सीमा पर, जबकि जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, और जूरा पर्वत से ही राइन नदी निकलती है। आगे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की झीलों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम घटते क्रम में इनको लगाना है। तो देखिए, विक्टोरिया, तंगनिका झील, न्यासा, फिर चाड। सबसे बड़ी विक्टोरिया, फिर उससे छोटी तंगनिका, उससे छोटी न्यासा और उससे सबसे छोटी चाड है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में 5 झीलें हैं। ह्यूरोन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी एवं सुपिरियर है। ये सभी मीठे पानी की झीलें, परंतु इसमें ग्रेट बियर झील शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। देवमन ईरान में है। एल्ब्रुस पर्वत चोटी प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट हेकला जो है आपका म्यांमार में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? आइसलैंड में। माउंट कैमरून अफ्रीका में, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विशुवियस इटली में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सही सुमिलित कौन सा है? कौन सा इसमें सही सुमिलित है? तो देखिए, रब अल खली ये सऊदी अरब में है। दस्तर कबीर ईरान में। ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका सुमिलित है। ठीक है, जबकि तकला मकान तुर्कमेनिस्तान नहीं बल्कि चीन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा 2 और 3। देखिए, कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आपका इसमें आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें इससे होकर नहीं गुजरती है। अब 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा गुजरती है? तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड।
इनमें से उपयुक्त में से किन प्रदेशों की सीमा रेखा भूटान को स्पर्श करती है? तो इसमें देखिए आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी जो है भूटान की सीमा को स्पर्श करती हैं या भूटान से सीमा बनाती हैं। अगला है दक्षिण से उत्तर की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए आप दक्षिण से चलेंगे तो सबसे दक्षिण में सेवराय पहाड़ियां हैं, सॉरी नहीं, कार्डमम पहाड़ियां, फिर सेवराय पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी। इसके हिसाब से अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी और नल्लामलाई पहाड़ी जो है दक्षिण से उत्तर, ये क्रम है। आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम स्थित है? तो ये है आपका अन्नाई मुंडी, ठीक है। अन्नाई मुंडी ये जो है आपका कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को स्पर्श करती हैं? तो ये आपका कौन सा है? गुजरात है और पश्चिम बंगाल। तो दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को देखिए, अब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए अलग अलग, तो इसमें जम्मू कश्मीर स्पर्श नहीं करता, बल्कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी स्पर्श करते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पे होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं निकलती है? तो पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? तो इससे होकर के मेघालय, इससे जो सीमा साझा करते हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सी ऑप्शन। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट पर है। कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट पर। ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस प्रकार से 140 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।